4 से 6 दिसंबर के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बाई-मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग थी और इस कमेटी में कई सारे निर्णय कल ले लिए गए हैं और इसमें से कुछ निर्णय ऐसे हैं जो सीधे रूप से इन्वेस्टर्स को, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स में भी खासकर इक्विटी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को काफ़ी इम्पैक्ट करेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि जो निर्णय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में ली गई है, उस निर्णय के आलोक में, उस निर्णय के कॉन्टेक्स्ट में म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को या इन्वेस्टर्स को कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए या उसे क्या करना चाहिए। सबसे मुख्य निर्णय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने पॉलिसी रेट यानी रेपो रेट को लगातार 11वीं बार अनचेंज रखा है और ये 6.5% पे बरकरार है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगली बाई मंथली मीटिंग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो 5 से 7 फरवरी 2025 को होगी और ये इस फाइनेंशियल ईयर की अंतिम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होगी। इसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद इसमें रेपो रेट कुछ कम करे, लेकिन साथ में कंडीशंस ये हैं कि ये रेपो रेट कम होने की स्थिति तभी हो सकती है जबकि इन्फ्लेशन में थोड़ा सा आराम मिले, थोड़ा सा ये ढीला हो या थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हो जाए, तभी ये उम्मीद की जा रही है कि फरवरी 2025 में रेपो रेट कम हो सकता है। दूसरा निर्णय, इन्होंने कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर को अप्रैल 2022 के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति में इसको चेंज कर दिया है, यानी आज के दिन में कैश रिजर्व रेशियो 4.5% है, जिसको उन्होंने 50 बेसिस पॉइंट यानी सीधे साफ शब्दों में 0.5% कम कर दिया है। और ये सीआरआर जो कम किया है इसको 2 फेज में कम करेंगे। पहला 14 दिसंबर 2024 को 4.5% से 4.25% होगा और फिर अगले फोर्टनाइट यानी 28 दिसंबर 2024 को ये 4.25 से 4% कर दी जाएगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि 0.5% का जो रिडक्शन हुआ कैश रिजर्व रेशियो में, इससे करीब 1 करोड़ 16 लाख के आसपास फंड बैंक के पास एक्स्ट्रा लेंडेबल फंड आ जाएंगे, यानी इतने फंड आएंगे वो इसको फर्दर लोन कर सकते हैं। क्योंकि बैंक 1 करोड़ 16 लाख के आसपास फंड एक्स्ट्रा उसको रिलीज होंगे और वो लोन कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से उनको ब्याज मिलेगा और ब्याज मिलेगा तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंकिंग स्टॉक्स फ्लेयर अप करेंगे, उसके रेट बढ़ेंगे। लेकिन साथ में ये भी क्वेश्चन किया जा रहा है म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट के तरफ से कि आपको ये देखते हुए कि चूंकि सीआरआर कम हो गया और बैंकिंग स्टॉक अभी बढ़ेंगे, तो इसके लिए ओवर एक्सपोजर बैंकिंग स्टॉक्स में नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये सैटेलाइट सेक्टर्स हैं, आज अच्छे हैं कल काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि अपने पोर्टफोलियो में इन सैटेलाइट स्ट्रक्चर को डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से अपने पोर्टफोलियो में इसको बरकरार रखें, ओवर एक्सपोजर ना करें। आप हमेशा जो डाइवर्सिफिकेशन करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करें अपने लॉन्ग टर्म हॉरिजन के हिसाब से, आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से और फाइनेंशियल गोल के बेसिस पर। इस परिस्थिति में कॉमन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को एक सवाल का सामना करना पड़ता है कि सेगमेंट वाइज, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, कई सारे कैप्स हैं, क्या ये डिसीजन जो एमपीसी में लिया गया है इसके कारण हमें क्या सेगमेंट वाइज भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए? इस पर आगे चर्चा करने के पहले एक ब्रीफ कर दूं कि इंपॉर्टेंट रूप से 4-5 सेगमेंट्स हैं म्यूचुअल फंड में इंपॉर्टेंट: लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप। लार्ज कैप में कम से कम 80% आपको लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ हम देखते हैं कि फंड मैनेजर को केवल 20% का ही आसपास फ्रीडम है कि वो अक्रॉस सेगमेंट या अक्रॉस सेक्टर इन्वेस्ट कर सके। मिड कैप में कम से कम 65% आपको मिड कैप स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि 35% का फ्रीडम फंड मैनेजर को है कि अपने हिसाब से उसको इन्वेस्ट कर सके। स्मॉल कैप में भी 65% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यहाँ भी 35% का देखते हैं। अब अगला है फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप में एक ही लिमिटेशंस हैं कि आपको 65% अक्रॉस द इक्विटी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब कम से कम 65% आपको इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मल्टी कैप में एक लिमिटेशन है कि इसमें मिनिमम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 75% है और इन 75% में से कम लार्ज कैप में
25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25%, और बाकी जो 25% बचते हैं वो फ्रीडम है कि किसी में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब जब इन पांचों सेगमेंट्स का हमने लिमिटेशंस देखा, तो इसको ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स का कहना है कि अपने पोर्टफोलियो का साइजेबल पार्ट जो है आप फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप में शिफ्ट करें, इन्वेस्ट करें, क्योंकि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के फंड मैनेजर को ये फ्रीडम है कि वो अक्रॉस द सेक्टर, अक्रॉस द सेगमेंट, अपने रिसर्च के आधार पे, मार्केट कंडीशंस के आधार पे, मार्केट आउटलुक के आधार पे और कई सारे मैक्रो या माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर के आधार पे वो निर्णय ले सकते हैं। जैसा कि बताया कि फ्लैक्सी कैप में 65% ही एक लिमिटेशंस है कि वो इक्विटी में उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि टोटल 65% डिपेंडिंग अपॉन देयर रिसर्च एंड सो मेनी थिंग्स वो इन्वेस्ट कर सकते हैं लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में या कोई सेटेलाइट सेक्टर में, ये उनका फ्रीडम है। लेकिन लार्ज कैप सेगमेंट जो हैं उनको 80%, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि लार्ज कैप सेगमेंट में क्योंकि 80% आपको लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्ट करने हैं जो कि टॉप 100 स्टॉक्स हैं, इसके अलावे 20% का ही फ्रीडम है। सो म्यूचुअल फंड और उसी हिसाब से मल्टी कैप में भी 75% इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और उसमें से 25% ईच लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में करना है, में इन्वेस्ट करना होगा। और उसके अलावे इन एडिशन टू दैट 25% जो बच जाते हैं उसकी लिबर्टी है उनके पास। सो मेरे ओपिनियन में भी और म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट जो कह रहे हैं कि साइजेबल अमाउंट अपने पोर्टफोलियो का आप फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप में रखें या उसमें इन्वेस्ट करें। दूसरी बात है, चूंकि इस बार रेपो रेट में कोई चेंज नहीं आया है और कैश रिजर्व रेशियो में चेंज आया, चूंकि रेपो रेट में चेंज नहीं आया है तो वो इन्वेस्टर जो कंजर्वेटिव हैं, जो डेट में चाहते हैं इन्वेस्ट करना, उनको चाहिए कि बैंक की फिक्स डिपॉजिट में वो पैसे इन्वेस्ट करें और इसका लाभ उठाएं जब तक कि रेपो रेट, जैसी कि आशंका बताई जा रही है, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि फरवरी 2025 में ये कम हो जाएगा, तब तक ये अपना उसका लाभ उठा सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा आपका। थैंक यू।